हेलो सुपर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब फिट फाइन और बढ़िया हो। इस वीडियो में वन शॉट में कवर कर रहा हूं मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंदर, तो उनका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दोगे। इस चैनल पे और भी काफी सारे चैप्टर्स मैंने कवर किया है वन शॉट में आप लोगों के लिए, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टाइम स्टैम्प भी होगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका आप फायदा उठा सकते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर करना एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि नोट्स मैं वहीं पे शेयर करने वाला हूं। अब आप इस वीडियो को एंजॉय करें एंड मुझे बताना जरूर कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। हेलो बालकों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैनल पे और जो भी चैप्टर्स कवर किया गया है सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर जरूर देना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1A आपका एमसीक्यू होता है जिसका प्रिपरेशन हो जाएगा। कमेंट्स में आंसर देना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी एक एटम के एलिमेंट को ले लिया मैंने, मुझे पता है सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आसपास में गोल गोल जो है वो सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और अगर इनके चार्जेस के बारे में मैं बात करूं तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है उसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होता है। ट्रेडिशनली एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता था तीन ग्रुप में, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। सेमी मेटल्स को ही हम मेटेलॉइड्स भी कहते हैं। ये जो मैंने बात बताया इसको अपने नोट्स में स्टार्टिंग में लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। अभी काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आपको देने हैं। स्टार्ट करता है डोबैनियर ट्रेड्स। डोबैनियर एक जर्मन केमिस्ट का नाम है, इनका पूरा नाम था जोनान वोल्फगैंग डोबैनियर। इन्होंने ट्रेड्स नाम का एक लॉ दिया था जिसमें हम तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं जो केमिकली सिमिलर होंगे। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। इन द ईयर 1817 ही, मतलब यहां पे डोबैनियर की बात हो रही है, suggested that the properties of elements are related to their atomic masses। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है उनके एटॉमिक मासेस से रिलेटेड होती है। तो एटॉमिक मास को समझते हैं। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। अगर मेरे पास एक एटम है और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो एटॉमिक मास होगा। रिप्रेजेंट करेंगे उसको ए से। एग्जांपल के लिए कार्बन ले लेते हैं। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहते हैं 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहा मैंने, सॉरी, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देता हूं तो 12U, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और यहां पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो उनको ऐड कर दूंगा तो 12U, ये मुझे एटॉमिक मास मिल जाएगा। U है यूनिफाइड मास जिससे हम एटम को मेजर करते हैं, एटम के मास को मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, he made group of 3 elements each having similar chemical properties। तो इन भाई साहब ने 3 एलिमेंट्स बनाया, 3 एलिमेंट्स लिए, A, B और C है मान। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है तो इनको इन्होंने ट्रेड्स कह दिया। कंडीशन नंबर 1, ध्यान से सुनना। Here element 1, 2 and 3 have similar chemical properties, therefore they are called as trade। अब यहां पे एक जो चीज बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है तो जरा ध्यान देना यहां पे प्लीज। Here range कंडीशन नंबर 2 है, these 3 elements इन द ट्रेड, जो ट्रेड में एबीसी एलिमेंट थे उनको इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। तो मान लेते हैं कि एलिमेंट ए है हमारे पास, ठीक है, एक जिसका एटॉमिक मास, लेट से कि एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू 1। एलिमेंट बी है जिसका एटॉमिक मास हम लोग 2 ले लेते हैं और एलिमेंट सी है जिसका एटॉमिक मास हम लोग 3 ले लेते हैं। ए क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ए से हम लोग एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे दो चीजों को समझना इनको अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ए के बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा सी। हालांकि ए बी सी के केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है तो एक क्राइटेरिया था डोबेनियर ट्रेड का, वो फुलफिल होता है। लेकिन अगर ए के बाद बी, सी, ए के बाद बी और फिर सी आएगा तभी ये डोबेनियर ट्रेड है। अगर ए के बाद मान लेते हैं कि सी और बी आया तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? नहीं है। तो अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो डोबेनियर ट्रेड नहीं कहलाएंगे, चाहे सारे क्राइटेरिया क्यों ना फुलफिल हो जाए। गॉट इट? तो ट्रू और फॉल्स में से क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें तुम्हें मान लेते हैं कि अभी मैं आगे में एग्जांपल लूंगा तो कोई भी एबीसी डोबेनियर ट्रेड है तो उसको ए सी बी, सी ए बी ऐसे करके देंगे तो तुम्हें फॉल्स कर देना है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से होगा तभी, नहीं तो नहीं। अब अगला वाला टॉपिक सुनना, और अगला जो कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एलिमेंट डोबेनियर ट्रेड कब बनेगा। ध्यान से सुनना। मान लो कि डोबेनियर ने क्या कहा कि केमिकली सिमिलर ले लो, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 उन्होंने कहा कि एक काम करो, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दो। तीसरा उन्होंने कहा कि एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हमारा ए
बी और सी ये तीन एलिमेंट है, समझना इस बात को, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2, इसका एटॉमिक मास 3। तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट बी was approximately equal to atomic mass of the to the sum of atomic mass, sum of the mean of atomic mass of the other two element। इसका मतलब क्या है कि A और C को अगर मैं ऐड कर दूंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ऊपर 2 है तो मैंने उसका मीन निकाला, तो ये इक्वल आएगा। समझना, जैसे B का क्या है भाई, 2 है, यहां पे A का क्या था, 1 था और इसका 3 था, इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये एक डोबेनियर ट्रेड है। टेक्स्ट बुक में तुम्हारे इसको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो मैं वो एक बार तुम्हारे यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये मैं मिटा दूंगा। यहीं पे लिख देता हूं here is the element in the thread in an increasing order of atomic masses and showed that atomic mass of the middle element was approximately equal to, लिख दे रहा हूं मैं, atomic mass of middle element was approximately, थोड़ा सा ही लिखता हूं, approximately equal to क्या था mean of atomic mass of other two elements, mean of atomic mass of other two elements। ये लाइन मैं नोट्स में डालना भूल गया था, तो मैंने सोचा अभी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तुम लोगों को टाइम पे मिल जाएगा वीडियो। तो ये समझ आ गया कि अगर ए बी सी तीन एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को, अदर टू एलिमेंट्स को अगर ऐड करके मीन निकालूंगा तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने, अपने नोट्स में लिख लेना अलग से। अभी हम लोग इसके बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि इसमें और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रू और फॉल्स के अलावा। तो लेट्स से कि मेरे पास एक डोबेनियर थ्रेड है लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। याद कैसे करेंगे, लाइट ना काटो, लिथियम सोडियम पोटेशियम याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस में याद रहेगा तुम्हें। अब तो अदर टू एलिमेंट का क्या होगा, 6.9 और 39.1। अदर टू एलिमेंट डिवाइड बाय 2 करेंगे मीन निकालने के लिए, तो इक्वल टू किसका आने चाहिए, इसके सोडियम के। तो यहां पे ये ऐड करने का 46 हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा 2 से, 6.9 प्लस 39.1 अप्रोक्सीमेटली 46 होगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 23। तो अगर तुम अभी देख सकते हो तो लिथियम और पोटेशियम का ऐड करके अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, मतलब मैं अगर अदर टू एलिमेंट्स का मीन निकाल रहा हूं तो सेंटर वाले के इक्वल में आ रहा है, मिडल एलिमेंट के इक्वल में आ रहा है, तो इट्स अ डोबेनियर थ्रेड। और एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम स्ट्रोंथियम बेरियम, ठीक है। कार से मेरे सर निकले और सीधे भाग भाग के बाथरूम में गए थे, जोर की पॉटी आई हुई थी, ऐसे करके मैंने याद करा दिया तुम्हें ये। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम और स्ट्रोंथियम, कैल्शियम और बेरियम को अगर मैं ऐड करता हूं, ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को अगर मैं ऐड करता हूं और इनका अगर मैं मीन लेता हूं डिवाइड बाय 2 करके, तो मुझे जो मिलेगा वो स्ट्रोंथियम के एटॉमिक मास के बराबर मिलना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। देखते हैं, तो 40.01 प्लस 137.3, फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया क्योंकि मुझे मीन लेना है, ठीक है। अच्छा, मीन लेने के लिए ऊपर जितने क्वांटिटी होते हैं उतने से ही डिवाइड करना होता है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 177.4 डिवाइड बाय 2, इसको ऐड करने से ये आया, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा हमारे 88.7 विच इज 87.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है तो ज्यादा टेंशन मत लो। तो हम कहेंगे कि ये भी एक डोबेनियर थ्रेड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। कैसे याद रखेंगे, कॉल बार बार आई पर मैं नहीं उठाई, मैं अच्छी बच्ची हूं ओके चलो मैं अच्छा बच्चा हूं। यहां पे ध्यान से देखो क्या है, क्लोरीन प्लस आयोडीन अगर मैं ऐड करता हूं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे ब्रोमीन के बराबर मिलना चाहिए, तो 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाय 2, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 162.4 डिवाइड बाय 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 81.2, जिसको हम बोल देंगे 79.9 अप्रोक्सीमेटली, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये भी क्या है, एक डोबेनियर थ्रेड है। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं एग्जाम, ठीक है, और भी एग्जांपल्स दे रहा हूं डोबेनियर थ्रेड के। देखो, आइडेंटिफाई द डोबेनियर थ्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे। तो मान लेते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और यहाँ पे स्ट्रोंटियम है, तो आई थिंक स्ट्रोंटियम ही है, चेक कर लेना एक बार। तो अब कैसे चेक करेंगे हम, तुम्हें आता है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, बीच वाले के बराबर आना चाहिए। चलो वैल्यूज डाल देते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 111.9 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आ रहा है 55.95। देखो ये 40 है और ये 55 है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं होगा, 19-20 का फर्क नहीं है यहाँ पे ऐसा 10-10 का फर्क है डायरेक्टली, तो मैं कहूंगा इट इज नॉट अ डोबेनियर थ्रेड। जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपको दिया हो वो डोबेनियर थ्रेड हो ही, तो इसको प्लीज चेक कर लेना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अब मैं तुम्हें कुछ ट्राई योरसेल्फ दे रहा हूं कि SET
तुम्हें खुद ट्राई करना है। इट इज अ डोबेनियर ट्रेड और नॉट, तुम्हें मुझे कमेंट में भी आंसर बताना है, ठीक है। BEMGCA, इट इज अ डोबेनियर ट्रेड और नॉट, तुम्हें मुझे कमेंट में भी बताना है। ट्राई योरसेल्फ, दिस इज फॉर योर होमवर्क, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। चलिए, कुछ क्वेश्चंस है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट दैट आर केमिकली सिमिलर आर कॉल्ड एज ट्रिपल एलिमेंट, ट्राई एलिमेंट, थ्रेड या ऑल। तुम्हें अच्छे से सोच समझ के इसका आंसर नीचे कमेंट में देना है। सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेड, तुम्हें इनमें से आंसर बताना है कि क्या ये सारे ही ट्रेड है या फिर A B या C ट्रेड। अगर सारे होंगे तो तुम्हें ऑल सिलेक्ट करना। तीसरा क्वेश्चन, डोबेनियर अरेंज द 3 एलिमेंट इन द ट्रेड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक डैश, नंबर, मास, रेडियस, डायमीटर। तुम्हें नीचे कमेंट्स में आंसर बताना है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टावेव्स। अब यहां पे जो न्यूलैंड्स है वो एक ब्रिटिश केमिस्ट है, इनका नाम है जॉन न्यूलैंड्स। और जो लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स है, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर टू द 8th एलिमेंट। मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो एग्जांपल के लिए, सा रे ग म प ध नी, ये हो गए 7, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा वो है सा। देखो सारे, देखो सा रे ग म प ध नी सा, पहला वाला, कैन यू सी, पहला वाला और 8वां वाला सेम है, सा। मतलब फर्स्ट और 8 सेम होंगे, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the year 1866, Newland arranged the element known at that time in an increasing order of atomic mass. तो मतलब न्यूलैंड भैया ने भी एलिमेंट को कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एज डोबेनियर ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही अरेंज किया था। चलिए फिर देखते हैं। He found that every 8th element had properties similar to those of first. उन्होंने पाया कि हर पहला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो 8वें एलिमेंट से मैच करता है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं तो। ध्यान से देखना, मान लेते हैं जो म्यूजिकल नोट है यहाँ पे सारे ग म प ध नी, ये 7 है, ठीक है। उसके बाद ये खुद से रिपीट कर रहा है सारे ग म प ध नी। अब तुम बोलोगे भैया ये डो रे मी फा सो ला ठी, ये क्या है, तो ये भी म्यूजिकल नोट्स है अलग देश वालों का, ठीक है। तो यहां पे देखो ABCDEFGH, मान लेते हैं ये हमारे कुछ एलिमेंट्स है, इनको हमने बढ़ते एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। अब यहां पे तुम देख सकते हो AH के नीचे आता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, A के बाद जो 8वां आता है वो H है। तो हम क्या कहेंगे, हियर एलिमेंट A इज सिमिलर टू एलिमेंट H। एलिमेंट A फर्स्ट एलिमेंट है और H 8वां एलिमेंट है, तो ये क्या है, ये ऑक्टावेव के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी इफ दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व इन द 8th एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स। इसी को उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स बोला। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक चार्ट लिया, सब कुछ डाला और यहां पे एटम एक्चुअल एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन डाल दिया। अब ध्यान से सुनना आगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर तुम देखोगे तो सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज पर लॉ ऑफ ऑक्टावेव। देखो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये जो सोडियम है वो 8वां एलिमेंट है, अगर मैं लिथियम से काउंट करता हूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट सोडियम है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम और सोडियम को अगर मैं देखता हूं तो सिमिलर कैसे है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,1, इसका मतलब कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 दूसरे शेल में और तीसरे में 1 है। अगर लिथियम का देखूंगा तो 2,1, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो तुम देख सकते हो दोनों के लास्ट वाले शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे वैलेंसी 1 है, वैलेंसी कॉमन है इन दोनों का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम शो सिमिलैरिटी विद बेरिलियम। अब जब मैग्नीशियम को देखूंगा तो बेरिलियम से 8वां एलिमेंट आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों की सिमिलैरिटी है कुछ, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों के लास्ट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, मतलब इनकी वैलेंसी भी सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन शो सिमिलैरिटी विद फ्लोरीन। क्लोरीन को देखो, फ्लोरीन से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्लोरीन और क्लोरीन सिमिलर होंगे, तो यहां पे क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर सिमिलर, दोनों के लास्ट में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लास्ट सेल में सेम है तो इनकी भी वैलेंसी सेम होगी, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से न्यूलैंड ने क्या कहा कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन में तुम क्या लिखोगे, इससे पहले कि न्यूलैंड लॉ अगर पूछ ले, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स, तो तुम क्या लिखोगे, तो देखो यहां पे लिख देना तुम
as per when elements are arranged, ठीक है, in increasing order of their atomic masses every eighth element, एट की स्पेलिंग देखो मेरी सही है, EIGT, ठीक, तुम चेक कर लेना, ठीक है, एट एलिमेंट, आई थिंक गलत है, सोज सिमिलैरिटी विद द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट की स्पेलिंग में गलत लिख दूं क्या? दिस इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टावेव्स। सही है, क्लियर है, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको अपने नोट्स में लिख लेना, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी कुछ लिमिटेशन समझते हैं। अभी लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिमिटेशन मतलब क्या है कि डिसएडवांटेजेस क्या है अगर हम बात करें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स की। तो देखो, सबसे पहले उस टाइम में 56 एलिमेंट ही नोन थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वन सेंटेंस में पूछ सकते हैं कि न्यूलैंड के टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे, तो द आंसर इज 56 एलिमेंट। अगला, दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। ये जो लॉ था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम के आगे एप्लीकेबल नहीं था। तीसरा देखो, न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट्स ईच इन सेम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट इन द टेबल। इसका अर्थ क्या है कि मान लो ये टेबल है, तो न्यूलैंड ने क्या किया, कोबाल्ट और निकेल को साथ में डाल दिया, जबकि एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट को डालना था, ठीक है। सीई और एलए को साथ में डाल दिया, जबकि एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट को डालना था। ऐसा न्यूलैंड ने क्यों किया? क्योंकि जितने भी एलिमेंट उस टाइम में 56 नोन थे, सबको वो डाल सके बॉक्स में। गलत है ये, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है नहीं करती है, ये चेक ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, ही प्लेस सम एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन एन ऑक्टावेव। एग्जांपल के लिए मतलब समझ चाहता हूं तुम्हें, न्यूलैंड प्लेस CO एंड NE अंडर द नोट DO अलोंग विद हैलोजन। मतलब मान लो कि ये ऑक्टावेव में ये एक नोट है DO, मतलब सा एक नोट है, इसके अंदर वही एलिमेंट होने चाहिए ना जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती है। जैसे फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच करती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच करती है, क्लोरीन की ब्रोमीन से मैच करती है। अभी इनको हैलोजन्स बोला जाता है। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जब अभी आगे पढ़ेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको हैलोजन्स बोला जाता है। इसमें कोबाल्ट और निकल को डाल दिया जो कि मेटल्स है, तो ये गलत है, ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है इनके, ठीक है। अगला देखो, while Fe having similarity with CO and Ne, अब जो Fe है वो एक मेटल है, उनकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से मैच करती है, तो इन लोगों को साथ में डालना चाहिए था FeCO Ne, ठीक है। लेकिन उसको क्या डाल दिया, एक अलग ही नोट में डाल दिया नॉन मेटल्स के साथ और S के। तो यहां पे ऑक्सीजन सल्फर ये एक नॉन मेटल है, इसको नी मतलब Ti इस नोट में डाल दिया अलग ही, जबकि ये एक मेटल है, इसको नॉन मेटल्स के इसमें डाल दिया नोट में, तो ये भी एक गलत है, ठीक है। अब यहां पे देखो, न्यूलैंड ऑक्टावेव डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। अब न्यूलैंड को क्या लगा कि भाई साहब शायद 56 एलिमेंट ही है दुनिया में, तो उन्होंने कोई आगे कोई सिस्टम नहीं रखा, कुछ खाली डब्बा कुछ बॉक्स वगैरह नहीं रखा कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको यहां पे डाल सके। तो ये भी एक डिसएडवांटेज था। ये सारे डिसएडवांटेजेस को अच्छे से याद कर लेना, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा पहला क्वेश्चन, इन एन ऑक्टावेव फर्स्ट एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट। पहला नहीं, फोर्थ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। इसका आंसर तुम 4 डॉट लिख करके नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अगला पांचवा क्वेश्चन है, एलिमेंट नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड वेयर कितने, 56, 63, 30, 49। तुम्हें नीचे कमेंट में इसका भी आंसर बताना है। और छठा क्वेश्चन है, दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू डैश ओनली। इसका भी आंसर तुम्हें नीचे कमेंट में बताना है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेंडलीव कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू क्लासिफाई द एटॉमिक मास एज अ स्टैंडर्ड। तो जो मेंडलीव था उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर किया, वो उसने बोला कि स्टैंडर्ड हम एटॉमिक मास को लेंगे। गॉबर्नियर ने भी एटॉमिक मास को ही लिया था एंड मेंडलीव भाई साहब ने भी यही लिया, न्यूलैंड ने भी ऐसा ही किया।
he arranged 63 element known at that time in an increasing order of atomic masses. अगर तुम्हें याद आ रहा है तो डोबेरियर ने एज वेल एज न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था. एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन इज 63. न्यूलैंड के टाइम पे कितना था ये तुम्हें इस वीडियो के टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कमेंट करके बताना है. मेंडलीव के टाइम में कितना है? 63 एलिमेंट्स. आई आस्क यू अ क्वेश्चन और तुम्हें इसका आंसर भी करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स से कि हमारे पास कुछ एलिमेंट है लाइक लिथियम 6.93, बेरिलियम 9.01, बोरॉन 10.81 एंड सो ऑन. हम आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो यहां पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है न्यूलैंड के हिसाब से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से है. अब हमारे पास एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है सोडियम. अब ये जो सोडियम है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच करती है लिथियम से. तो हम क्या करेंगे, मतलब एज पर मेंडलीव ने क्या किया कि सोडियम को उठा के डाल दिया लिथियम के नीचे. कैसे मैच करती है भैया जरा बताना. तो मैं बताता हूं. सिमिलरली बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम से मैच करता है. ये तुम पता करोगे कि कैसे करता है. मैं लिथियम और सोडियम वाला बताता हूं. लिथियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, ये दो फॉर्मूला तुम्हें यहां पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. क्या तुम कुछ सिमिलैरिटी नोटिस कर पा रहे हो? लिथियम के दो एटम्स एक सोडियम के एटम के साथ मिलकर के ऑक्साइड बना रहा है. सिमिलरली सोडियम के भी दो एटम्स एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बना रहे हैं. देयर इज अ सिमिलैरिटी. अच्छा, अगर इनके हम हाइड्राइड के फॉर्मूलाज के बारे में बात करें तो लिथियम का एक एटम हाइड्रोजन का एक एटम मिलकर के और सिमिलरली सोडियम का भी एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम मिलकर के हाइड्राइड बनाता है. तो देयर इज अ सिमिलैरिटी जो हम यहां पे क्लियरली देख सकते हैं. बच्चों ये तो हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसके लिए एक दूसरे के नीचे आएंगे. इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये भी मैच करती थी. तो इसके कारण भी ये इसके नीचे आएगा. नाउ तुम्हारा होमवर्क है बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना और अपने नोट्स में इंक्लूड करना. चलिए आगे बढ़ते हैं. एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो वो एलिमेंट जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है वो रिपीट करते हैं आफ्टर अ डिफाइनाइट इंटरवल, ऐसा मेंडलीव ने कहा. मतलब अगर तुम देखोगे तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच कर रही थी और एक डिफाइनाइट इंटरवल के बाद, डिफाइनाइट मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट कर रही है. सिमिलरली बेरिलियम से मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच करती है और एक डिफाइनाइट इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है. आई होप कि यहां तक तुम्हें सारी चीजें क्लियर होगी. तो ये है हमारे मेंडलीव. मेंडलीव ने दिया था एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. इसे हमें अच्छे से समझना है और याद करना है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. अच्छा, जब ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट यहां तक हम बोलते हैं तो हम कौन से प्रॉपर्टीज की बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बाद में हमने पीछे देखा. और पीरियोडिक फंक्शन. अब ये पीरियोडिक फंक्शन से हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जो खुद को बार बार रिपीट करता है वो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो ये किस बेसिस पे रिपीट करता है? जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस पे अरेंज करते हैं. ये लॉ का मीनिंग है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इसको एज इट इज याद कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में. तो ये है भाई साहब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल. अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये ग्रुप वाले कॉलम में तुम्हें कितने दिख रहे हैं? 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 ग्रुप्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे और यहां पे 6 पीरियड्स थे. तुम अगर देखोगे तो यहां पे ऑक्साइड और हाइड्राइड के कुछ फॉर्मूलाज है जिसपे मैं अभी डिस्कशन करता हूं. जैसे यहां पे अगर तुम देखोगे ऑक्साइड में लिखा हुआ है R2O और यहां पे हाइड्रोजन है. तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये है हमारा हाइड्रोजन. स्क्रीन पे ऊपर देखो, ठीक है. R मतलब उस एलिमेंट है तो हाइड्रोजन लिख दिया, 2 उसके नीचे आएगा और एक ऑक्सीजन. तो क्या ये सही है? सोच के बता. लिथियम लिखा हुआ है तो Li, यहां पे कलर बदल देता हूं, ठीक है. चलो, तो Li उसके नीचे आएगा 2 और O, Li2O हमने पहले भी देखा था. सिमिलरली अगर हम हाइड्राइड की बात करते हैं तो N क्या अगर हम ले लेते हैं N के साथ H, क्या हमने पहले भी ये देखा था कि इस तरीके से हाइड्राइड बनेगा. तो ये ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला से हम क्या बोलना चाह रहे हैं ये तुम्हें समझ में आ गया. अच्छा, अब आगे बढ़ के मैं तुम्हें ये कुछ ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा, ये 3 ब्लैंक स्पेस है. ये क्या है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 थे और पीरियड्स 6 थे. कभी कभी डिबेट भी होता है कि 6 थे कि 7 थे, बट हम 6 के साथ जाएंगे. और एट द टाइम ऑफ मेंडलीव 63 एलिमेंट्स वे नोन. ये बात याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया तो उसके मेरिट्स क्या थे.
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी नोट्स में डाल लेना हर एक पॉइंट को। एटॉमिक मास जो बेरिलियम का था वो पहले था 14.09 और ये गलत था। तो जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया और एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो ये करेक्ट हो गया, एंड इट वाज 9.4 जो कि करेक्ट था, ये करेक्ट हो गया। तो एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड, ये आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। और वो 14.09 जो कि गलत था उससे एक्यूरेट 9.4 तक आ गया। दूसरा वाला, मैंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस के बारे में पीछे बात किया था। तो एक ब्लैंक स्पेस था येलो से, जिसका नाम मेंडेलीव ने कहा था इका बोरॉन, और मेंडेलीव ने पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज बता दिया था और पोजीशन को बता दिया था कि यहां पे आएगा। आगे चल के हमने देखा कि इका बोरॉन जो था वो स्कैंडियम कहलाया। याद कैसे रखेंगे? एक बार मैं बहुत बोर हो रहा था तो मैं स्टेडियम में चला गया मैच खेलने। ट्रिक अच्छा लगा तो इसको बार बार रिपीट करना। एक बार मैं बोर हो रहा था तो मैं स्टेडियम में चला गया मैच खेलने। दूसरा जो उन्होंने स्पेस छोड़ा था उसका नाम बोला था उन्होंने इका एल्यूमिनियम। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टीज और पोजीशन उन्होंने पहले ही बता दिया था जो कि सही साबित हुआ। तो एक आलू था जो सबको गालियां देता था, इक्का एल्यूमिनियम वाज नोन एज गैलियम। ठीक है, एक आलू था जो सबको गालियां देता था, सिंपल। नेक्स्ट जो इन्होंने छोड़ा था उसका नाम बोला था इक्का सिलिकॉन, पोजीशन और इन्होंने प्रॉपर्टीज बता दिए थे जो आगे जाके सही साबित हुआ। तो एक बार एक एक लोग बड़े सिली होते हैं जर्मनी के, ठीक है, तो इक्का सिलिकॉन इज कॉल्ड एज जर्मेनियम। आई होप कि तुम्हें नाम भी याद हो गया होगा और सारी चीजें तुम्हें डिटेल में याद हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे क्या हुआ, जो प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट के मेंडेलीव ने प्रिडिक्ट किए थे वो मैच हो गए आने वाले एलिमेंट से जो भी फर्दर आ। तीसरा वाला देखते हैं। देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैस इन द मेंडेलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। जो मैंने पीछे तुम्हें मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल दिखाया था उसमें नोबल गैस के लिए कोई भी जगह नहीं था ना। व्हाट इज नोबल गैस? नोबल गैस वो एलिमेंट होता है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, जिनकी वैलेंसी फुल होती है। ठीक है, सेटिस्फाइड वैलेंसी जीरो होती है सिंपली। ठीक है, सेटिस्फाइड होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। और ये कौन से? हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये है। आगे तुम्हें पता चलेगा इस चैप्टर पे, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। तो मेंडेलीव ने क्या किया, एक जीरो ग्रुप क्रिएट कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। और ये जीरो ग्रुप तुम्हें यहां पे स्क्रीन पे आई थिंक सो दिख रहा होगा। ठीक है, मेरे पीछे ये जीरो ग्रुप मेंडेलीव ने क्रिएट कर दिया और ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो ये तीन हो गए मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अब बात करेंगे हम डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, और इसको भी अच्छे से समझना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है। तुम्हें जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं वही तुम्हें लिखना है एज इट इज। ठीक है, पहला वाला देखो, कोबाल्ट 58.9 और निकेल 58.7, मतलब थोड़े से पॉइंट का डिफरेंस है इनमें। अब मुझे बताना मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इस लॉजिक से पहले क्या आना चाहिए? निकेल, और फिर क्या आना चाहिए? कोबाल्ट। लेकिन अगर मैं तुम्हें मेंडेलीव पे पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप दिखाता हूं जिसमें इन्होंने FeCO Ne को डाला था, तो यहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि निकेल पहले नहीं है, पहले कोबाल्ट और फिर निकेल है। मतलब कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.9 है जो कि पहले आ रहा है, और जो निकेल है 58.7 वो बाद में आ रहा है। तो ये गलत है, होना कैसा चाहिए था? निकेल और फिर कोबाल्ट। समझ रहे हो? तो मेंडेलीव ने जो बोला वो कंफ्यूजन में उन्होंने शायद गलत कर दिया क्योंकि पॉइंट में डिफरेंस था। ओके, तो दिस इज अ डिसएडवांटेज, जो आपने बोला आप उसी पे टिक नहीं रहे हो। तो देयर वाज एन एम्बिग्यूटी, मतलब कुछ कंफ्यूजन था रिगार्डिंग द सीक्वेंस इन द टेबल। ओके, और वो क्या था? कोबाल्ट और निकेल का था। ऐसे और भी कुछ कंफ्यूजन है जिसको आपको रिसर्च करना है और अपने नोट्स में ऐड करना है। कोबाल्ट और निकेल एक एग्जांपल मैंने दे दिया, लेकिन ऐसे और कौन से हैं आप पता करो है, और अपने नोट्स में एक और एग्जांपल जरूर लिख लेना। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। आइसोटोप्स में डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडेलीव पुट फोर्थ हिज पीरियोडिक टेबल। अब आइसोटोप क्या होता है आपने 9th में पढ़ा है, मैं फिर भी एक बार बताता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दे दिया था उसके काफी समय बाद आइसोटोप डिस्कवर हुआ, तो मेंडेलीव को मतलब प्रॉब्लम हो रहा था कि आइसोटोप्स को कहां रखे। लेट्स अंडरस्टैंड आइसोटोप। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। अब एटॉमिक मास 12 क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है एटॉमिक मास का? तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास। अब देखो हमारे पास और भी कुछ कार्बन है जो आइसोटोप्स है। जैसे कि हमारे पास एक कार्बन है, एग्जांपल लेता हूं, पहले आइसोटोप का डेफिनेशन देखो। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपने 9th स्टैंडर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सेम
एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट आगे तुम ये पढ़ लेना डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन लूंगा, तो देयर इज अ कार्बन 13, पहले जो हमने देखा उसका एटॉमिक मास 12 था, तो कार्बन 12, कार्बन 13 जिसमें 6 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है 7। एटॉमिक मास अगर तुम निकालोगे इसका तो क्या आ जाएगा, कार्बन 13 आएगा, क्योंकि 6 + 7 13 आएगा। फिर एक और है कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव है, इसमें प्रोटॉन होते हैं 6 ही, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो 6 ही होगा। बट न्यूट्रॉन इसमें है 7, तो इनका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा एटॉमिक मास। समझ रहे हो, तो एक का एटॉमिक मास 13 निकलेगा, एक का निकलेगा 14 और एक का 12 था। अब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से डाल रहा हूं, तो मुझे कार्बन 12 को भी डालना है अपने पीरियोडिक टेबल में, कार्बन 13 को भी डालना है, कार्बन 14 को भी डालना है। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया, मेंडलीव ने खाली कार्बन 12 को डाला, तो बाकी जो कार्बन है वो तो मिस है, तो ये भी एक गड़बड़ है ना, तुमने जो बोला उसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अ चैलेंज वाज पोज्ड बाय प्लेसिंग देम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो इनको कैसे प्लेस किया जाए, ये एक चैलेंज था फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगला वाला बात करते हैं, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करता हूं, द राइज इन एटॉमिक मास डजंट सीम टू बी यूनिफॉर्म। बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो एग्जांपल के लिए, ये एलिमेंट्स है जिनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27.3, सिलिकॉन 28, एंड यहां पे अगर तुम देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, सोडियम टू मैग्नीशियम, तुम बोलोगे भैया 1 यूनिट का डिफरेंस है, 23 के बाद 24 आता है। अगर मैं तुम्हें यहां से यहां बोलूंगा मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, बोलोगे भैया 25, 26, 27.3, तो 3.3 का डिफरेंस है। मैं बोलूंगा वेरी गुड। अगर मैं तुम्हें यहां से यहां तक बोलूंगा तो तुम बोलोगे भैया 27.3 टू 28 0.7 का डिफरेंस है। तो यहां पे डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है, राइट, 20 एक 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 या दो दो दो, मतलब एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस का, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे देखो हैवी एलिमेंट्स में 112 के बाद 113 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन 113 के बाद 118 शायद 5 यूनिट का डिफरेंस है। देखो 14, 15, 16, 17, 18, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, हो सकता है, एक आध एलिमेंट तो हो सकता है। सिमिलरली अगर ऐसा पॉइंट में डिफरेंस भी आ रहा है, तो शायद एक दो एलिमेंट्स के बीच में और हजारों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स, दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट आ सकते हैं, डिस्कवर हो सकते हैं आगे जाकर के, ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। सो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला डिसएडवांटेज देखते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सिमिलैरिटी दिखाता है विथ हैलोजेंस। अब हैलोजेंस क्या है, ग्रुप 8, तो मान लेते हैं ये पीरियोडिक टेबल में ले आया, यहां पे तुम्हें ग्रुप 8 दिख रहा है, 6, 7, 8, ये वाला, जिसको अभी देखो मैं हाईलाइट करता हूं, कैन यू पीपल सी दिस। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ये हैलोजेंस है, तो फ्लोरीन क्लोरीन यहां पे एग्जांपल है हैलोजेंस के। तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है यहां वाला, उसके साथ सिमिलैरिटी दिखाएगा। देखते हैं क्या सिमिलैरिटी दिखाता है। तो मान लो कि यहां पे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा हूं कि हाइड्रोजन अपना मॉलिक्यूल बनाएगा तो H2 बनाता है, दो हाइड्रोजन एक साथ आते हैं। सिमिलरली जो हैलोजन का एक एग्जांपल है क्लोरीन, वो भी दो एटम्स एक साथ आके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो तुम्हें मॉलिक्यूल में सिमिलैरिटी दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन एक साथ आएंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, सिमिलरली दो क्लोरीन एक साथ आएंगे तो दो आएंगे तो ही बनेगा, तो दैट इज द सिमिलैरिटी, एक प्रकार की सिमिलैरिटी है। अच्छा, अगर हम मेटल्स के साथ देखें तो सोडियम, अगर हाइड्रोजन अगर हमारा किसी मेटल के साथ जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन है और ये एक सोडियम मेटल के साथ अपना कंपाउंड बना रहा है, तो एक सोडियम चाहिए हाइड्रोजन को। सिमिलरली क्लोरीन को भी एक ही सोडियम चाहिए, मतलब देयर इज अ सिमिलैरिटी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, ठीक है। कंपाउंड्स विद नॉन मेटल, हमारे नॉन मेटल जैसे एग्जांपल हम कार्बन ले लेते हैं, एक नॉन मेटल है, तो एक नॉन मेटल को 4 हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ 4 चाहिए। सिमिलरली कार्बन के साथ 4 क्लोरीन भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि एक सिमिलैरिटी दिख रही है, राइट। तो ये होता क्यों है, ड्यू टू द वैलेंसी, ये बात याद रखना इन वन लाइन। अगला एक और देखते हैं, हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विद एल्काली मेटल्स ऑफ ग्रुप 1। एल्काली मेटल्स कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का हम ले आए, यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ली ना के, तो ये क्या है, एल्काली मेटल्स है। तो हाइड्रोजन इनके साथ भी सिमिलैरिटी दिखाता है, दोनों के साथ दिखा रहा है, समझ रहे हो, दोनों जगह चक्कर चालू है भाई का। तो देखो हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विद एल्काली मेटल्स कैसे, अगर मैं
यहां पे बात करूं तो हाइड्रो HCl, तुम देखो सिमिलरली NaCl एल्काली मेटल है ये। हाइड्रोजन जो है वो जैसे क्लोरीन के साथ बना रहा है वैसे ही सोडियम, यहां पे देखो NaCl सिमिलैरिटी है। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब बनाएगा तो दो होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन जब इसके साथ बनाएगा, ठीक, ऑक्सीजन के साथ जब सोडियम बनाएगा वहां पे भी दो सोडियम चाहिए होगा। ऑक्सीजन को भी दो हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन को दो सोडियम भी चाहिए। देयर इज अ सिमिलैरिटी, समझ रहे हो, एक हाइड्रोजन एक सोडियम, देयर इज अ सिमिलैरिटी। चलिए देखो H2S सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन चाहिए, ऐसे ही सल्फर के साथ दो सोडियम चाहिए, तो देयर इज अ सिमिलैरिटी। अगर तुम्हें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आगे एक लाइन बताऊंगा जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। देखो, thus it could not be decided the correct position of hydrogen, हाइड्रोजन का करेक्ट पोजीशन हम डिसाइड नहीं कर पाए, एंड is in the group of alkali metals or is in the group of halogen, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि इसका करेक्ट पोजीशन नहीं मिल पाया हमें कि इसको हेलोजेंस के साथ डाले या फिर एल्काली मेटल्स के साथ डाले, तो ये एक डिसएडवांटेज था। आगे के किसी क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं तुम लोग को ना छोटी सी वो देना चाहता हूं, क्या बोलते हैं इसको, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं जिससे तुम्हें ना ये चीज जल्दी से समझ आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी लर्नर ना कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज समझते हैं। क्या हो गया? ओके, अब बढ़ जाएंगे हमारा आसानी से। तो मान लेते हैं बच्चों, मैं ना यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनाता हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक एटम होता है इनमें, राइट, एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका भी एक एटम होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इस हाइड्रोजन को अपनी वैलेंसी को फुल करना है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट वैलेंसी, इट वांट टू गेन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये। अगर मान लेते हैं कहीं से अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो इसका जो ये सेल है ये कंप्लीट हो जाएगा, वैलेंसी नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सेल को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कंप्लीट द डुप्लेट, कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं, यहां पे लेट्स से कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये कितना हो गया? 10 हो गए, और यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। अब ये क्लोरीन को भी इसी तरीके से एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों, अगर इसको भी एक मिल जाता है तो इसके लास्ट सेल में 8 हो जाएंगे। तो एक सिमिलैरिटी दिख रही है कि लास्ट सेल को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेम चाहिए। अच्छा, अगर हम मानते हैं कि लास्ट सेल को खाली करना है, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन है हमारा, कोई और कलर ले लेता हूं मैं, लेट्स से कि ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको अपने लास्ट सेल को खाली करना है, तो ये क्या करेगा? लूज करेगा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो लास्ट वाला सेल खाली हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे सेल में कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो ये हो गए 4, ये हो गए 6 और ये 7 8, और लास्ट वाले सेल में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको भी अगर अपने लास्ट सेल को खाली करना है तो इसको भी क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको भी लूज करना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो बात समझ रहे हो कि गेन कर अगर कंप्लीट करना है या फिर खाली करना है, तो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड सोडियम। सोडियम क्या है बच्चा? अल्काली मेटल्स है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अल्काली मेटल्स है, ठीक है। और क्लोरीन क्या है? एग्जांपल किसका है? ये है आपके हैलोजेंस का एग्जांपल, ठीक है। तो अगर कुछ भी वहां तक नहीं समझ आया तो तुम इसको समझ के काम चला सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश एलिमेंट नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुमसे पूछूंगा, तो ये तुम्हें याद रखना एग्जाम में जरूरी है, और नीचे कमेंट में आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होते हैं 5 मार्क के लिए। अगला, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डैश एटॉमिक मास, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक नंबर, नन। तुम्हें नीचे कमेंट करके आंसर बताना है, और इस चैनल पर अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इस वीडियो को शेयर भी करना है। 9th वाला, देयर आर नो प्लेस रिजर्व फॉर डैश इन मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में किस चीज के लिए कोई भी प्लेस नहीं था? इसका भी जवाब तुम्हें नीचे कमेंट में बताना। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले एक स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इन 1913 एडी द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मॉसली, अभी यहां पे अगर तुम ये सब याद नहीं रखते हो तो भी चलेगा, हेनरी मॉसली, ये याद रखना बहुत जरूरी है। Demonstrated atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass.
इन साइंटिस्ट ने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है अगर हमें एक एलिमेंट को क्लासिफाई करना होगा तो। देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ट्रेडिशनली एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड जिसको कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि डोबेनियन ने अपना ट्रेड्स दिया बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टावेव्स दिए एंड मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया जो अपने समय पे ठीक था, लेकिन इन सभी के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब इन सारे डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हेनरी मोसले ने, और उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। तुम्हारे पास कोई भी एक एटम है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिपेंड करता है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड इस लेटर से। नंबर के एन जो होती है ना उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो जेड हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को ए से करते थे। अब ध्यान से देखना, ये एक एलिमेंट है मान लो, और इसके अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को देखते हैं क्या है। मेंडली पीरियोडिक लॉ आपको याद है क्या था? द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताता हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। लेकिन मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक नंबर और मासेस का फर्क है अगर हम मॉडर्न और मेंडलीव की बात करते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और ज्यादा डिटेल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। यहां पे एक चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्यों जरूरी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपका है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनाया गया था। समझाता हूं। द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमारे पास लेट से कि एक हमें तुम लोगों ने एक एटम देखा है, अभी पीछे दिखाया था मैंने तुम्हें, उसके अंदर सेल्स थे। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर अगर पीछे लेके स्टार्टिंग में जाओगे ना तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया था कि एक एटम के आसपास कुछ सेल्स होते हैं। जैसे देखो ये एटम है और इसके आसपास कुछ सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये सेल के नाम है KLMN, ऐसे इसके नाम दिए गए हैं। अब हर एक सेल की एक अपनी कैपेसिटी है जितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, और ये दिया था नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो जैसे पहला शेल जो होता है उसका नाम होता है K शेल, तुम्हें मेरे पीछे दिख रहा होगा। पहले शेल का नाम है K शेल, दूसरे का LMN एंड सो ऑन। तो पहला शेल 1 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तीसरे में 18, और उसके बाद N सेल में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे डिसाइड करते हैं हम? इसके लिए एक फॉर्मूला है, तुम्हें पता ही होगा, 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। चलिए अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है। तो ये तुम्हारे सामने मैंने प्रस्तुत किया है एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को। अभी यहां पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पे इस तरीके से जो 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक है, तो ये 18 ग्रुप्स है। जो यहां पे तुम्हें दिख रहे हैं वो 18 ग्रुप्स है। और अगर तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल देखोगे तो ये क्या है? 7 पीरियड्स है ऐसे टोटल। तुम बोलोगे भैया 9 8 और 9 ये भी है, तो देखो यहां पे स्टार है ना, ये यहीं के 15 एलिमेंट्स है इस जगह के, और यहां पे इधर के ये 15 एलिमेंट्स है, तुम गिन सकते हो। अभी जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो इस तरीके से जो है जिसको हम ग्रुप्स कह रहे हैं, ऐसे जो हम कह रहे हैं, ये क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल क्या है? ये कॉलम्स है, ठीक है। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रुप्स कहते हैं। और ऐसे कितने ग्रुप्स है हमारे पास? 18 ग्रुप है अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से जो तुम्हें ऐसे दिख रहा है ये 7, ये क्या है भैया? ये है हमारे हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज। ऐसे कितने रोज हैं हॉरिजॉन्टल? इनको हम पीरियड्स कहते हैं। और ऐसे कितने पीरियड्स हमारे पास टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स हैं। अगर ये दोनों चीजें तुमने अपने नोट्स में लिख लिया है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहां पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये पहले जो 2 ब्लॉक हैं जिसपे मैं अपने पॉइंटर को घुमा रहा हूं, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अभी यहीं पे एक चीज और बता देना चाहता हूं जो आपके नोट्स में लिख लेना है। एस ब्लॉक में जो ये पहला वाला ग्रुप है, ठीक है, येलो कलर ले लेता हूं मैं, ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये जो पहला वाला है इसको एल्कैली मेटल्स कहते हैं, एल्कैली मेटल्स कहा जाता है। इन सबको अपने नोट्स में लिखते चलो। यहां पे जो ये दूसरा वाला है इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स।
ठीक है, इसको आपको अपने नोट्स में लिख लेना है कि ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल्स, ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलो इसको भी इरेज कर देता है कि तुम अपने नोट्स में अगर सब कुछ लिख लिया है तो। अभी देखो यहां पे ग्रुप 3 to 12 इसको डी ब्लॉक कहा जाता है। ये डी ब्लॉक तो इसको कहते हैं, लेकिन इसका भी प्यार से इसका भी कोई नाम होगा। तो ये जो तुम्हारा पूरा है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं इसके कारण मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो भी हमने देखा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब ये मेटल्स हैं सारे, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। लेकिन जैसे जैसे हम यहां पे जाएंगे, अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आएगा, इसको मैं मिटाता हूं फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रांजिशन इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, अभी ये जो पी ब्लॉक है, ठीक है, ये जो तुम्हारे सामने मैंने रखा है पी ब्लॉक, ये 13 to 18 है। और यहां पे अलग अलग चीजें होती है, इस जगह हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, ये भी लिख लो चाहिए तो, कि हाँ भाई ग्रुप 17 में क्या होता है भैया, ग्रुप 17 में कलर बदल लेते हैं हम लोग, ब्लू ले लेते हैं, ग्रुप 17 में होता है हेलोजेंस, लिख लेना ग्रुप 17 हेलोजेंस होता है। और ये जो ग्रुप 18 होता है इसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं, ठीक है, नोबल गैस कहा जाता है, या फिर इसको बोला जाता है इनर्ट गैस, यहां पे लिख देता हूं इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट एलिमेंट्स कहा जाता है। अब यहां पे ध्यान से सुनो कि इस तरफ से जब हम इस तरफ की तरफ जाते हैं तो यहां से मेटल्स हम नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, इधर सब मेटल्स होगा और इधर धीरे 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 नॉन मेटल्स आता है। तो मेटल से नॉन मेटल में क्या हुआ, एक ट्रांजिशन हुआ, और बीच में क्या आ गया, डी ब्लॉक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 18 के लिए लिख लेना नोबल गैस या फिर इनर्ट गैसेस, ग्रुप 17 इज हैलोजेंस, लिख लेना इस चीज को, ठीक है। जो जो मैंने बोला है लिखते चले जाओ। अभी आगे देखो, ये जो है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, मेरे पीछे है, मैं थोड़ा हट जाता हूं तो मैं अभी दिख ओके। तो आई होप कि तुमने देख लिया होगा, इसको ए ब्लॉक बोलते हैं। और यहां पे इधर जो होता है उसको लैक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, क्योंकि ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है। और ये जो नीचे वाला है उसको एक्टिनाइट सीरीज से कहते हैं, क्योंकि ये एक्टेनियम से स्टार्ट होता है। तुम इसके बारे में जरा पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो तुम पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो लैंथेनम है, लैक्टेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज क्यों बोला जाता है ये भी बता दिया। ये यहां के 15 एलिमेंट्स होते हैं और ये यहां के 15 एलिमेंट्स होते हैं। इसको एक प्यार से क्या बुलाते हैं भैया, इसका भी कुछ नाम होना ही चाहिए, तो भैया इसको बुलाते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। भैया इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये ट्रांजिशन है हमारा, ये वाला हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ट्रांजिशन के अंदर से ही आ रहा है ना, देख ध्यान से, ट्रांजिशन के अंदर से ही आ रहा है ये, तो इनर ट्रांजिशन। क्लियर हो गया। तो यहां तक मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ओवरव्यू स्ट्रक्चर से तुम्हें आना चाहिए। एक छोटी सी और बात बताता हूं, जो पीरियड का नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ सेल्स उसमें। मतलब ये जो फर्स्ट पीरियड है पूरा का पूरा, आगे देखते हैं एक और स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है, इसमें एक ही शेल होगा। ये तुम्हारा सेकेंड पीरियड है, इसमें दो ही शेल होगा। ये तुम्हारा थर्ड पीरियड है, इसमें यहां पे भी तीन शेल होगा, यहां पे भी, यहां पे पूरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें तीन ही शेल होगा। तो अपने नोट्स में लिख दो, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इन द एलिमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। जितना नंबर पीरियड का है उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें उतना ही शेल होगा। हिंदी में भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हें एक जिगजैग लाइन दिख रहा है पी ब्लॉक में, ये जो जिगजैग लाइन है ये है सेमी मेटल्स। इस तरफ सारे मेटल्स होते हैं, मेटल सारे क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन। इस तरफ सारे नॉन मेटल्स इस तरफ सारे नॉन मेटल्स होता है, बीच में सेमी मेटल्स आ गया। क्लियर है। चलो, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहीं पे बता देना चाहता हूं बिफोर मूविंग फर्दर। और थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है नोट्स में, तो एक बार चेक कर लेने दो, ठीक है। नहीं नहीं, सब सही है, सही है, सही है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने तुम्हें कही थी वो याद रखना। यहां पे एक बार लिख देता हूं, एस ब्लॉक के अंदर मैंने तुम्हें सबसे पहले कहा था फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्कैली मेटल्स, ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था इसको हम एल्कैली मेटल्स कहते हैं। सेकेंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सारी चीजों को एक बार समराइज कर रहा हूं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। फिर मैंने तुम्हें कहा था डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक जो भी है 3 to 12 उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन, ये साथ ही में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ए ब्लॉक जो उसके अंदर से आता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ए ब्लॉक है हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और मैं तुम्हें कहा था कि पी ब्लॉक कैसा होता है भाई। पी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप 17 होता है, ग्रुप 17 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, समझ में आएगा तुमको आगे चल के हैलोजेंस क्या होता है। ग्रुप 18 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। ये सब होना चाहिए तुम्हारे नोट में, ठीक है। या फिर इनर्ट गैस कहते हैं। अच्छा, नोबल या इनर्ट क्यों? क्योंकि नोबल इसलिए किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट इसके लिए क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। या फिर इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी जो होती है वो ग्रुप जीरो होती है। ठीक है, सब लिख लेना। साथ ही साथ मैंने तुम्हें एक चीज और बताया था जो मैं यहाँ पे येलो कलर से लिख देता हूं कि पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स इन एटम्स ऑफ दैट पीरियड, इन एलिमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। एलिमेंट आइटम बात देखिए, एलिमेंट ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फर्स्ट पीरियड में है तो उसमें एक ही सेल होगा, अगर कोई सेकंड पीरियड का है तो उसके अंदर दो सेल होगा, कोई अगर थर्ड पीरियड का है तो उसके अंदर ऐसे 3 सेल्स होंगे। बात तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये सब लिख लेना अपने नोट्स में। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, डाउन द ग्रुप, अगर हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। क्योंकि देखो पहले क्या आता है भाई, पहले एग्जांपल के लिए मान लो फर्स्ट ग्रुप आया। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट है उसका लिथियम, और तीसरा है सोडियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट सेल में। इसका क्या है, के और एल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। तो तुम क्लियरली देख रहे हो ना, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। तो जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं अलग अलग पीरियड आता है, राइट। अलग अलग पीरियड मतलब जितना पीरियड का नंबर बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा। तो हम जा तो ग्रुप में नीचे रहे ना, बात को समझना, ठीक है, बात को समझना। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ओके। ये पहला ग्रुप, ये सॉरी ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। अब मैं ये पहले ग्रुप को ले रहा हूं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, ऐसे बहुत सारे पीरियड होंगे। पहले पीरियड में 1 सेल, दूसरे में क्या होगा 2 सेल, तीसरे में 3 सेल, चौथे में 4 सेल। समझ रहे हो तुम, बात समझ में आ रहा है? मतलब एक ही ग्रुप में बहुत सारे पीरियड नंबर होंगे, 1 2 3 4, तो अलग अलग इसमें अलग अलग होगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पे वैलेंस का स्पेलिंग गलत है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है। देखो यहां पे लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण एटॉमिक साइज बढ़ता है। थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब मान लो कि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं, ऐसे जाता हूं इन अ पीरियड, ठीक है, नीचे नहीं जा रहा, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, तो नंबर ऑफ सेल तो सेम ही रहेगा। एक पीरियड में, फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में सारे में एक ही सेल, सेकंड पीरियड है तो सारे में 2 ही सेल, तीसरा है तो थर्ड सारे में 3 ही। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, वैलेंस का स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल के लिए सेकंड पीरियड में मैं लूं तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, ठीक है। लिथियम में देखो 2 ही सेल है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेल्स 2 ही है, हमें देख के ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है लास्ट से, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तुम्हारा ओवरऑल पीरियोडिक टेबल है। मैं एक बार इसको ना तुम्हें याद करने का ऐसा निंजा टेक्निक देता हूं जिससे तुम याद कर सकते हो। तो देखो, हाय होलीना के रब से फरियाद, तुम रैंडमली कोई भी वीडियो सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद हो गया, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब देखो यहां पे साइंस टीचर विनीता कृपालिनी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक राहों में रहे, राहों में रुका राहों में रहे पड़े आग कूदना, ठीक है। यहां पे एल्ले होता है, मैंने तुम्हें कहा था ना लैंथेनम, यहां पे एल्ले होता है, तो हम लोग यहां पे एल्ले कंसिडर कर लेते हैं कि इस जगह पे एल्ले है और इस जगह पे एसी है, ठीक है, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां पे एल्ले है जिसके आगे के 15 एलिमेंट्स यहीं पे देखो 57 to 71, और यहां पे 72 से कंटिन्यू हो रहा है। अब यहां पे देखो 89 यहां पे आ गया, और उसके बाद 103 तक यहां पे है, फिर 104 से इधर आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इसी जगह पीछे की तरफ ऐसा मान लो कि ये 15 एलिमेंट्स हैं दोनों जगह। तो यहां पे क्या है, ला हफ्ता ओरे ओसामा इधर ही पिटाई और होगी। इसको तुम नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, रेडियो एक्टिव है। अब ये देखो इधर, ये वाला बाल गंगाधर इन तिलक, ठीक है। काशीला गेले शंकर पार्वती, ना पास सब्जेक्ट बायोलॉजी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी,
हिना, नेहा और करीना जीती रहना। अब ये देखो, सर ये ला तो हो चुका है ना यहीं पे, तो देखो, सर पर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यू गढ़ दिए हो, यू गढ़ दिए हो और तुम यब लुटाए। ठीक है। थापा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन सेम दिखते हो, बेवकूफ BKCF, ऐसे फिल्मी मूड ना लड़ाओ। क्लियर है? तो ये है ओवरऑल पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का प्लेस यहां पे नहीं होता, इधर कहीं डाला जाता है। थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए बाद में भी रह गया। और बाकी ओवरऑल तुम्हें समझ में आ गया। तो ये सब तुम्हारे नोबल गैस है, ये हैलोजन है, फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये कार्बन फैमिली कहते हैं इसको, इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं इसको, नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको हैलोजन कहा जाता है, इसको लिथियम, ये अल्काली मेटल्स, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ज्यादा डिटेल में अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है, आगे हायर स्टैंडर्ड्स में भी काफी चीजें पढ़नी है, बट जितना जरूरी है मैंने तुम्हें वो बता दिया। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो फिक्स्ड पैटर्न में खुद को रिपीट करती है। जैसे मान लो कि अभी एक ट्रेंड है, सब लोग व्हाइट टी शर्ट पहन करके वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हो, तुम्हारे भाई ने ट्रेंड फिट कर दिया, तो ये एक ट्रेंड कह सकते हैं हम इसको। देखो, when the properties of element in a period or a group of modern periodic table are compared, certain regularities observed in their variation। मतलब अगर हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो कुछ एक रेगुलरिटी दिखती है, कुछ चीजें रिपीट हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कह देते हैं कि भाई साहब ये एक ट्रेंड है। देखो, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी चीज को हम पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। अभी देखो, हमें 3-4 चीजों के बारे में पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है एटॉमिक साइज, फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और फिर हमको वैलेंसी पढ़ना है, बस, और चैप्टर स्वाहा। समझते हैं, एटॉमिक साइज को समझते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर को समझते हैं, फिर वैलेंसी को समझते हैं। ध्यान से सुनो। एटॉमिक साइज सिंपल, सुनने में कैसा लग रहा है, एटम के साइज जैसा। एटॉमिक रेडियस से होगा, अगर एटम गोल गोल है तो उसका रेडियस होगा। समझो, मान लो कि ये मेरे पास एक एटम है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट सेल तक जो एक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इस एटॉमिक रेडियस को हम लोग पिकोमीटर, PM से डिनोट करते हैं, जो कि नैनोमीटर से भी छोटा है। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। एक नैनोमीटर मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं कि तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। जैसे एक मीटर मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अभी कोई पूछने वाला नहीं है। एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12। इसका मतलब है कि 1 को डिवाइड करोगे 10⁻12 से, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह होता है कि एक को डिवाइड कर रहे हो तुम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे 12 जीरो से, 1 को इतने पीसेस में बांट रहे हो, इतना छोटा। समझ गए? चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया है तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे हमारा कौन सा, किस पे ट्रेंड बेस्ड था, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज वाला जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूं एक पीरियड में, नंबर ऑफ सेल तो सेम रहेगा क्योंकि सेम पीरियड है। फर्स्ट पीरियड मतलब 1 सेल, सेकेंड पीरियड मतलब 2 सेल, थर्ड पीरियड मतलब टोटल 3 सेल। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। एग्जांपल के लिए लिथियम है हमारे पास, बेरिलियम है हमारे पास, और यहां पे देखो लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, और ये दोनों ही सेकेंड पीरियड में आते हैं। किसमें? सेकेंड पीरियड में। तो 2 ही नंबर ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, पहला सेल दूसरा सेल, पहला सेल दूसरा सेल। लेकिन देखो यहां पे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहां पे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखा हुआ है, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखा हुआ है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। अब देखो, क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम ही है, तुम इमेजिन करो कि इतना, ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, सिंपल, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट नहीं है। अब इतने ही डिस्टेंस पे 2 पावरफुल मैग्नेट को ले आता हूं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा 2 पावरफुल मैग्नेट, इतने डिस्टेंस इतने, लेकिन मैग्नेट के पावर को बढ़ाते जाओ, अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा ना। समझ रहे हो? तो ऐसा जब होने लगेगा तो क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ सेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट वैलेंस सेल और प्रोटॉन्स कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, तो पावर बढ़ते जाएगा और अंदर की तरफ अट्रैक्शन होगा, अंदर की तरफ पुल महसूस होगा, और उस पुल के कारण क्या होगा, धीरे 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 एटम छोटा होते चला जाएगा। इन अ पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटम छोटा होते जाएगा। क्यों, समझे ना? ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट,
और ज्यादा पावरफुल मैग्नेट, उतना ही डिस्टेंस, अट्रैक्शन बढ़ते चला जाएगा। समझ रहे हो तुम? तो यहां पे क्या लिखा है, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयर बाय द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। क्योंकि इधर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो समझ रहे हो, इसका एटॉमिक नंबर है मान लो 3, इसका है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया, इसमें 4 है, इसमें 3 है, लास्ट में भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, पॉजिटिव निगेटिव बढ़ते जा रहा है, तो चार्ज बढ़ते जा रहा है, पुल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ आ रहा है, तो मान लो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम ऐसे एलिमेंट है। तो मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने सेल है, एक सेल है, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे में यहां पे देखो 2 सेल हो गया, क्योंकि सेकंड पीरियड में आएगा लिथियम। फिर तीसरे पीरियड में आएगा हमारा सोडियम, तो 3 सेल हो गया। तो सेल्स बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रह रहा है। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाले। इधर भी लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इधर भी लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। दैट्स अ प्रॉपर्टी, लिखना पड़ेगा इसको। अभी अपने को मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मेटल देखते हैं और फिर देखते हैं नॉन मेटल। मेटल कैसे होता है, मेटल के पास एक टेंडेंसी होती है, नेचुरली एक टेंडेंसी होती है, कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब तुम इमेजिन करो, ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा बात पूछ रहा हूं। ठीक, मान लो कि एक मेटल है जिसके अंदर व्हाइट कलर ले लेते हैं, ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है 3। इसका मतलब क्या है, ये इस पे जो नेट चार्ज है वो 0 है, लेकिन कहीं से हमने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया क्योंकि एक मेटल था, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या बच्चों अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है? एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये जो मेटल होगा इस पे एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, 0 चार्ज नहीं होगा अब इस पे। मान लो एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, अब एक ही बचा, तो अब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक निगेटिव 3 पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव ज्यादा है। ये मेटल्स कर पाते हैं। ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ओके, अब नॉन मेटल समझना, इनके पास एक टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव नंबर सेम रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, हम समझते हैं कि कोई भी एक मेटल, ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो भी हमें समझना है। सबसे पहले देखना, जो मेटल्स होते हैं, यहां पे ध्यान से सुनना, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जिसको हम लोग कैट आयन कहते हैं। ठीक है, एक नॉन मेटल जो होता है एट द सेम टाइम, जो ये लिख लेना, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये क्या बनाता है, एक निगेटिव आयन बनाता है, जिसको हम एनायन कहते हैं। मैंने जिस स्टाइल से लिखा वो देखा क्या तुमने, वीडियो पीछे करके देखना, जरा याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, ठीक है, एन निगेटिव आयन। अब देखो ये जो मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हमने क्या पढ़ा था, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रो निगेटिव। समझे? ये रिलेशनशिप याद रखना, ये जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी यहां पे हम देखते हैं कि एक मेटल जो है, लाइक सोडियम एक मेटल है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कहां से है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इसमें निगेटिव चार्ज कैसे है। मेटल्स कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो, अभी यहां पे तुम देखो, ये है नोबल गैस, जो मैं तुम्हें बताया था ना, 0 ग्रुप, ये नोबल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीना, नेहा और करीना जीती धन। ठीक है, ये एकदम स्टेबल होते हैं, ये 0 ग्रुप कहलाते हैं, ग्रुप 18 है। 0 ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है, ना तो ये किसी से लेते हैं ना तो किसी को देते हैं। इनर्ट कहलाते हैं क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नोबल है ये। ठीक है, तो सारे ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का बहुत मन है। लाइक देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो है 2, मतलब पहला शेल है, 2 की जरूरत है, 2 है इसके पास। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, पहले सेल में 2 की जरूरत है, 2 है, दूसरे सेल में 8 की जरूरत है, 8 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,8। पहले सेल को 2 की जरूरत है, दूसरे को 8 की जरूरत है, यहां पे 8 नहीं होगा, 18 होगा शायद। हाँ 18 होना चाहिए, आई थिंक सो। कितना है इसका एटॉमिक नंबर, 40 है ना, 18, नहीं नहीं 8 ही होगा, 8 ही होगा, सॉरी सॉरी 8 होगा, 8। ठीक है, देखो ना, 10 और 8 18, तो जरूरत है और है। तो ये हम बोलना चाह रहे हैं कि जो
जो उनकी कैपेसिटी है उस तक वो भरे होते हैं। शायद तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार तीसरा सेल तो 18 कैपेसिटी है तो 8 ही क्यों? तो यहाँ पे सब सेल्स भी होते हैं, वो कभी और पढ़ लेंगे, 11 12 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास सोडियम है, इधर वाले फोटोज को इग्नोर मारो। ये सोडियम के पास कितना है देखो, 2,8,1, मतलब ये जो लास्ट वाला सेल है इसको फुलफिल होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसके एस और पी ऑर्बिटल्स को भरने के लिए हम कह सकते हैं, या फिर सिंपली इस लास्ट सेल को भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसमें एक ही है तो 7 और जरूरत है इसको। अब या तो 7 लेकर के खुश हो सकता है, या फिर लास्ट में जो एक है वो किसी को दे देगा, तो इसका लास्ट में जो ऑर्बिट है वो सेकंड वाला हो जाएगा, ये वाला ऑर्बिट उसका लास्ट ऑर्बिट बन जाएगा और ये फुलफिल्ड है। समझ रहे हो, तुम्हें दिख रहा है क्या? ठीक है, ये उसका लास्ट हो जाएगा और इसमें 8 की जरूरत है, 8 है। सिमिलरली क्लोरीन को देखो, क्लोरीन में कितने हैं देखो, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, गिनो मत, और यहां पे लास्ट में 7 है। देखो ना, 2 4 6 7, ठीक है 7 है। इसको अगर कहीं से एक और मिल जाएगा तो ये फुलफिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको अगर कहीं से एक और मिल जाएगा तो ये फुलफिल हो जाएगा, या फिर 7 इसको लूज करना पड़ेगा। अब तुम मुझे बताओ, यहां पे 7 गेन करना आसान है या फिर एक लूज करना आसान? सिंपल सा जवाब है, नीचे कमेंट में दे देना। ठीक है, यहां पे 7 लूज करना आसान है, एक गेन करना आसान है? सिंपल सा जवाब है, नीचे कमेंट में दे देना। तो सोडियम क्या करता है कि अपना एक जो रेड कलर का इसके पास इलेक्ट्रॉन था उसको लूज कर दिया और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8 हो गया। मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो सोडियम के ऊपर हो गया एक पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक निगेटिव कम हुआ, मतलब एक पॉजिटिव बढ़ा इनडायरेक्टली। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब इस पे एक निगेटिव चार्ज आ गया। तो कैसे कैटायन बना पॉजिटिव आयन, कैसे एनायन बना, ये समझा? ये क्लियर हो गया। और अब दोनों ही स्टेबल है, NaCl बन गया, नमक बन गया, ऐसे ये 9th में भी तुमने पढ़ा है। अब देखो, मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये याद रखना। अब भैया ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव से हमारा लेना देना क्या है? बच्चा, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है ना वो डिक्रीज होते चला जाता है। हमें पता है ना, नंबर ऑफ वैलेंस, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 2 ही है, फिर 3 है, और सेल 2 ही है, 2 ही है, 2 ही है। तो इसके कारण क्या होता है, साइज घटते जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है। यहां से धीरे 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 हम नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अगर नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो कि मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होगा। सही है। अब देखो, टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो उसका उल्टा, यहां पे हमें पता है कि साइज बढ़ते चला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा एंड मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर तुम्हें कंफ्यूजन रह जाता है तो फिर से देखना या फिर कमेंट करना, तो मैं किसी दिन लाइव लेकर के तुम्हें सब समझा दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वैलेंसी, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी को समझते हैं। वैलेंसी मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर एन इलेक्ट्रॉन। यहां पे गेन और लूज, और एक और चीज लिख देना, और शेयर। एक जो एटम है वो एक तो गेन करेगा, या तो लूज करेगा, या तो शेयर करेगा। कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये सब क्यों करते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हिना नेहा और करीना की तरह बनने के लिए, नोबल गैस की तरह बनने के लिए, दैट इज टू बी स्टेबल, क्योंकि वो स्टेबल होता है। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी वैलेंसी 1 है। देखो, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 है। लास्ट सेल में से एक लूज कर देगा तो लास्ट वाले में 8 बन जाएगा, तो ये नियॉन की तरह दिखेगा। इसने अगर 2 लूज कर दिया तो ये भी नियॉन की तरह दिखेगा, नजदीकी नोबल गैस जैसा बन जाएगा। तो ये हमने 9th में पढ़ा है। नोट, वैलेंसी इज नॉट सेम एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क है। क्या फर्क है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पे 2 लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी मतलब है कितना गेन, लूज या शेयर करेगा। ठीक है, ओके। लेफ्ट से राइट में जब हम जाते हैं पीरियड में, तो मान लो कि हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, लेफ्ट से राइट में जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सोडियम का क्या है 2,8,1, इसका मैग्नीशियम का 2,8,2, एल्यूमिनियम 2,8,3, सिलिकॉन 2,8,4, फास्फोरस 2,8,5। मतलब तुम देख रहे हो एक पीरियड है तो उसमें 3 ही शेल दिख रहे हैं तुम्हें क्लियरली। ठीक है, 3 ही शेल हर जगह दिखेगा, ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लास्ट वाले सेल में, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अगर वैलेंसी हम निकालने जाए तो देखो, ये एक लूज करेगा, ठीक है,
ये क्या करेगा भाई, एक लूज कर देगा तो इसकी वैलेंसी एक, ये दो लूज कर देगा वैलेंसी दो, ये तीन लूज कर देगा वैलेंसी तीन, ये क्या करेगा लेट्स से कि चार शेयर कर देगा या लूज कर लेगा या गेन कर लेगा तो वैलेंसी चार है। बट अब ये क्या करेगा, इसके पास पांच है, ध्यान से देखो, इसके पास पांच है, इसको अगर आठ बनाना है तो क्या कर सकता है, या तो तीन किसी से ले सकता है या पांच किसी को देगा। आसान क्या है, तीन किसी से लेना तो वैलेंसी तीन है। यहां पे देखो छह है, दो किसी से ले सकता है या फिर छह किसी को दे सकता है, दो आसान है लेना तो वैलेंसी दो है। सात एक किसी से ले सकता है, सात देगा, एक किसी से लेना आसान है तो वैलेंसी एक है, रादर देन सात देना। यहां पे आठ को जरूरत ही नहीं करने की तो वैलेंसी जीरो। अभी अगर तुमने यहां पे एक चीज नोटिस किया होगा तो देखो पहले क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, एक दो तीन चार, वैलेंसी इंक्रीज हो रहा है एक से चार तक। फिर देखो तीन दो एक शून्य, चार तीन से जीरो तक कम हो रहा है। तो ये हमें एक ग्रुप में एक पीरियड में देखने को मिलता है। वैलेंसी क्या होता है, पहले बढ़ता है एक दो तीन चार जीरो, एक दो तीन चार दो एक जीरो, पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है इन पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। लिख लेना इसको, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप तुम देखो, डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ सेल तो वही रहेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है ना, जैसे पहले इसमें देखो एक सेल है, फिर दो सेल है, फिर तीन सेल है, फिर चार सेल है, फिर पांच सेल है, छह सेल है, फिर सात सेल है। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो एक 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 एक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इसका मतलब वैलेंसी भी सेम रहेगा। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा लास्ट में से, ठीक है। तो क्या वैलेंस सेल रिमेन्स सेम, वैलेंसी रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। अगर ग्रुप की बात करेंगे तो सेम रहेगा, पीरियड्स की बात करेंगे पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। क्लियर हो गया। चलो अब हम लास्ट वाला एक बोनस देख लेते हैं, ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। बच्चों ग्रुप 17 को हम हैलोजन्स कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक है। अब यहां पे देखो ऑल ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला X2। हैलोजन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो X2 होता है। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास एग्जांपल लेते हैं, ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन द फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप। अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें ग्रेडेशन दिखता है। जैसे फ्लोरीन, इसको F2 लिखेंगे, X2 समझ में, X कैन बी एनी हैलोजन। क्लोरीन Cl2 लिखेंगे। तो देखो फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे गैस है, लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं फिर कल, ये हो गया फ्लोरीन क्लोरीन, फिर कल बाहर ब्रोमीन, ये लिक्विड है, ठीक है। मेटलर्जी में इसको बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रोमीन लिक्विड है, हालांकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद नीचे और आएंगे आयोडीन, जो कि सॉलिड है, नमक में होता है। कैन यू सी समथिंग कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस हो रहा है, ग्रेडेशन दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, स्लोली एक बदलाव आ रहा है ऊपर से नीचे आते तरफ हैलोजन्स के अंदर। तो इसको बोलते हैं ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। चलो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए, फाइनल क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलोजन फैमिली क्या है बताओ, कमेंट में बताना भाइयों। 11वां क्वेश्चन, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज का क्या होता है, कमेंट में जवाब देना है। और 12वां क्वेश्चन, लेफ्ट टू राइट जब हम एक पीरियड में जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर्स का क्या होता है, तो मैं इसका भी जवाब नीचे कमेंट्स में देना है। ओके बच्चों, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और अगर अब तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है, पूरा चैप्टर अगर तुम्हें समझ आया, तो इसका जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ लाइक्स तुम्हें दिख रहे हैं नीचे, उसको तुम बढ़ा सकते हो और जितने भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब जरूर देना। शेयर करोगे तो हमारा चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा और मैं आगे भी काम कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना एंड हैप्पी लर्निंग।